माकीपुर में कौन जीतेगा, जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता था। और आई थिंक हमने स्टार्ट इस तरीके से किया था कि क्या प्रशांत किशोर अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या जीत पाएगी जनसुराज। वो तो चलो अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर लड़े, और अभी रिजल्ट भी आ गया। हमने भी देखा है कि बहुत सारी चीजें प्रशांत किशोर के फेवर में हुआ है जब से उन्होंने टिकट अनाउंस किया है। हम उन सब चीजों को डिटेल करेंगे। तो सुधांशु जी, आप इस जीत को कैसे लेते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट किया प्रशांत किशोर के फेवर में, और ये बिहार के लिए क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया मुद्दा उठाए हैं आपने। और ये सबसे अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर जी ने खुद वो सीट लड़ा, क्योंकि अगर वो सीट लड़े उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे समस्याएं आए जहां पर लाइक पब्लिक प्रेशर्स, जहां पे पोजीशंस का प्रेशर, जहां पर सरकार के तंत्र को परेशान करने की कोशिश की। हर जगह पर सब तरीके से परेशान करने की कोशिश किया गया। तो उस जगह पे अगर कोई प्रशांत किशोर जी के अलावा कोई कैंडिडेट हुआ होता तो वो शायद या तो बीजेपी में मिल गया होता या तो वो बैकआउट कर गया होता, इस तरह का समस्या आया होता। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है प्रशांत किशोर जी ने खुद ये सीट लड़ने का चुना। और इस सबसे मजेदार बात यह है, जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता था, जहां पर बीजेपी का 30 साल से वहां के लोग बीजेपी को वोट कर रहे थे, उस जगह पर इस बार लोगों ने हर चीज से ऊपर उठकर वोट किया। अगर आप देखेंगे तो जाति से भी ऊपर उठ के लोगों ने एक नए चेहरे को, नए लोगों को वोट किया है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ने वाला है बिहार के लिए और भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में, कि एक अपोजिशन के तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे विश्वसनीय चेहरा आपको विधानसभा में दिखेगा। जहां पर लोगों की समझ और लोगों की जब व्यक्तित्व की बात अगर किया जाए तो अपोजिशन के लिए जगह पे वही सब वन ऑफ द बेस्ट पर्सन और बेस्ट विधायक होंगे जो अपने विधानसभा में अपनी बात को रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और मुझे तो लगता है जीतने के बाद प्रशांत किशोर जी ने फिर से उसी बात को हाईलाइट कर दिया है कि आप एक आपराधिक बैकग्राउंड, आपराधिक छवि वाला व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। तो मुझे ऐसा लगता है जो आने वाले कुछ दिनों में आपको सरकार में कुछ बदलता हुआ चेहरा जरूर दिखाई पड़ेगा बिहार में। हाँ, तो मैं इसी बात पे स्टार्ट करता हूँ कि जैसे प्रशांत किशोर अभी बोल रहे हैं कि जाति से लोग उठ के वोट देते हैं, और यही हमारा भी मानना है कि लोग जाति फॉल बैक है, कि किसी को कोई नहीं मिलता तो लोग अपने फ्रेंड पे ही जाते हैं, राइट। और किसी को अगर कोई दुकानदार भी अगर अच्छा नहीं मिलता तो अंत में लोग दोस्त के यहाँ चले जाते हैं कि चलो यार सबको सब बराबर ही है। तो ऐसा नहीं है, हमारे लोकतंत्र में अगर अच्छे नेता आएंगे तो लोग वोट देते हैं, जाति सेकेंडरी है, और यही इस इलेक्शन ने भी प्रूफ किया। हाँ, ये जरूर देखेंगे कि अगर अभी का जो वोट परसेंटेज अगर हम देखेंगे कि किनको कितना वोट मिला है, तो ये जरूर क्लियर हो रहा है कि अगर प्रशांत किशोर खुद ना लड़े होते तो जो लोग जितने पावर से उनके सपोर्टर आज जमीन पे फाइट किए हैं, क्योंकि वो प्रशांत किशोर के लिए फाइट कर रहे थे, वो किसी और के लिए फाइट नहीं कर रहे होते। और ऑब्वियसली इस रिजल्ट से भी देख के लग जाता है, जहां जेनजी का आंदोलन हुआ, जहां पे एक कैंडिडेट विड्रॉ हुआ, इतने फेवर होने के बाद भी अगर ये वोट परसेंटेज है, तो बिना प्रशांत किशोर जैसे अगर बड़े लीडर को अब बांकीपुर का सीट नहीं ले पाते। तो आई थिंक जनता उठती है अगर लीडर बने, और हमारा यही मकसद है कि लीडर लोग को वोट करे जो अच्छा काम करना चाहते हैं। और जैसे आपने कहा कि प्रशांत किशोर ऑब्वियसली बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने पूरे दम से लड़ा, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि हम बांकीपुर में तो अच्छा काम होगा ही, बट पूरे बिहार के लिए वो मतलब इंश्योर करेंगे कि हर एमएलए काम करे। तो इसके लिए तो जनता को सपोर्ट करना ही चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। अब बीजेपी जो है आजकल एक मतलब क्रिटिक्स में ही डाल रही है कि अरे हम तो दूसरों की तरह ईवीएम पे दोष नहीं डालते और ये नहीं डालते। तो आपका इस पे क्या कहना है कि ये क्या मतलब है कि बीजेपी ये जो प्रोपेगेंडा चलाती है कि हम ईवीएम पे दोष नहीं डालते, इस पे आपका क्या सोच है? देखिए, हर पार्टी जो है ना वो कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चलाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जहां तक बीजेपी का ये स्टेटमेंट देने का बात है, तो बीजेपी को ये सोचना चाहिए, आज तक जन स्वराज का किसी भी व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा कि जो ईवीएम में कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका जांच होना चाहिए। उन्होंने कभी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए। दूसरी बात, जहां तक ईवीएम का सवाल है, अगर बहुत सारे पार्टियां ईवीएम पे सवाल उठाती है तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर गहन जांच हो और उसका निदान हो। तो ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा हमेशा इस तरह के विक्टिम कार्ड खेलने में वो माहिर है और लगेगा।
होता है, हर जगह होता है। यही भाजपा अगर आपको गुजरात में पूछिए तो नहीं बोलेगी ईवीएम जैसा कोई स्टेटमेंट नहीं देगी। यही भाजपा को अगर आप पूछिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में तो ईवीएम जैसे यही गाना आपको वहां पे सुनाई देंगे। तो ये होते रहता है। ये जब भी आप अगर पॉलिटिक्स में आप रहते हैं तो आरोप प्रत्यारोप जैसी सवाल और बातें होती रहती है। हाँ, मेरा मकसद यही है कि एज ए लीडर टैंक जर्नलिस्ट तो मतलब आइडिया को क्लियर नहीं करते कि उन पे क्या ओपिनियन है। सेकंड चीज जो मेरा ओपिनियन है अगर ईवीएम पे, पहली बात आपको क्या लगता है कि आप जब एक पुलिस ऑफिसर से इतना बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं जो पूरी दुनिया मीडिया देखी, और आपको क्या लगता है कि आप हर जगह ईवीएम का खेल हर जगह कर लोगे? अरे ईवीएम का खेल अगर होता भी है तो वो किसी गांव में होता है जहां लोग नहीं समझ सकते, जिनके पास लेवल नहीं है कि वो पुलिस को क्वेश्चन कर सके। इसका मतलब नहीं है कि ईवीएम अगर कहीं खराब है या कोई डिस्टरबेंस किया जाएगा। इंक्लूडिंग जो ईवीएम है, ये बांकीपुर में भी हमने सुना कि खराब हो गया। ये बात है कि प्रशांत किशोर ने जाके क्वेश्चन किया कि क्या हुआ, जनता विरोध कर ही रही थी कि इतने सारे ईवीएम बैकडोर से कैसे चेंज हो गए, तो आइडियली तो रॉन्ग ही हुआ था। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर ने जाके चेक किया कि क्या हुआ और फाइनली उन्होंने जनता को एश्योर किया है कि कोई गड़बड़ नहीं हो रहा, ये ईवीएम नॉर्मल प्रोसेस से चेंज किया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कहीं ईवीएम अगर चोरी किया भी जा रहा होगा वो तो वीक सीट पे कर रहा होगा कि जो ग्रामीण है, जो गरीब है, उनके वो बोल भी नहीं सकते पुलिस वाले के सामने। और हमने बांकीपुर में भी देखा है कि कितने एक दो वीडियो देखे हैं जिसमें कहा गया कि हमने तो वोट देने के लिए गया, हमारे से पहले ही वोट दे दिया गया। ठीक है, तो जब इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां होती है तो आप ईवीएम को क्या बनाते हो, आप जनता को क्या बेवकूफ बना रहे हो? अरे ईवीएम गड़बड़ी करने का मतलब नहीं है कि आप बांकीपुर में गड़बड़ी कीजिएगा, वो तो किसी गांव में कीजिएगा। और जब मोदी जी और बीजेपी को जीतना होता है तो उसको बांकीपुर के सीट ईवीएम से नहीं जीतना होता, वो तो शहरी सीट है, उनके पास ऐसे ही है। तो ये कहना कि यहाँ पे रिजल्ट प्रशांत किशोर जीत गए हैं इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकता, ये तो बेतुकी बातें है। ईवीएम में गड़बड़ी एक अलग एस्पेक्ट है। जब भी जनता आपको बताती है कि मेरा वोट सही जगह नहीं गया या ये, आपको उसका आंसर देना है, आप किसी के जीत से उसको कंट्राडिक्ट मत कीजिए। देखिए इसमें जो है ना बीजेपी इस चीज में बहुत ही माहिर है। उन्होंने साम दाम दंड भेद सारी सुविधाएं सारे तरीके उन्होंने लगा दिए थे। आप सोच के देखिए जहाँ के पुलिस ऑफिसर, जहाँ के आईएएस और दरोगा से लेके ऊपर तक के सारे ऑफिसर बीजेपी के लोगों को मैं नहीं जानता कि वो वजह से था या बेवजह से, लेकिन 50 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी जगह पर बीजेपी के लोगों को कुछ नहीं हुआ था। जब आप बूथ पर जा रहे थे, बहुत सारे लोग ने जब बूथ पे जा रहे थे तब भी वहां देखा जा रहा था कि उनका जो पोलिंग एजेंट है उनके गले में बीजेपी का टैग लगा हुआ है। तो वहां पर भारत सरकार के या बिहार सरकार के तंत्र, इलेक्शन कमीशन के तंत्र काम नहीं आते। लेकिन उन लोगों ने काफी मेहनत करी जो किसी तरीके से इस इलेक्शंस को हम प्रभावित करें। बहुत सारे मेहनत, बीच में जनरेटर बंद हो गया सुनने में आया, बहुत बार ये भी सुनने में आया कि जो हाँ मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई। वो तो प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जो हर एक मुद्दा पर चढ़ा हुआ व्यक्ति, तब जाकर इतने सेक्रीफाइस करने के बाद, इतने प्रॉब्लम झेलने के बाद आज का ये परिणाम है। ये बात तय है कि भाजपा की जो सरकार है, चाहे किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए, अपनी पूरी एनर्जी के साथ सारे हरकंडे अपनाने में वो माहिर है। तो इस बात से ये कोई साइड लेना कि जो यहाँ पे इलेक्शन मशीन्स का कोई दिक्कत नहीं था, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन इसका भी जांच होना बहुत जरूरी है कि जो आप सबने सारी पार्टियां अगर सवाल उठा रही है मशीन पे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर होगा। तो ये होता है, इसको क्या करेंगे आप? हमारे इस नहीं, हमारा लीडर टैंक में मकसद यही है कि जनता को समझाना। वहीं पे कोई नेता जीत जाए इसका मतलब ये नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होने के बावजूद भी नेता जीत सकते हैं। अगर पूरे 100% जनता ही अगर किसी को वोट दे रही है तो आप थोड़ी बदल लोगे उसका वोट। इतना अंधा राज तो चला नहीं है, कुछ तो प्रोसेस है, आप कुछ ही मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन और वो भी मैनिपुलेट आप बांकीपुर में जहां प्रशांत किशोर लड़ रहे हो वहां पे आप अगर इतना मैनिपुलेट कर लोगे तो क्या आप चला रहे हो? मतलब ये चाह रहे हो कि जैसे पुलिस ऑफिसर बिक गया उस तरह मैं ईवीएम को पूरा चेंज कर लूंगा? इतना भी इंडिया बनाना रिपब्लिक नहीं है, इतना सबको पता है। इसलिए बीजेपी ये बताने का कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, ये गलत मैसेज है। आपको अगर ईवीएम में नहीं देना है तो आपको स्पेशल आदमी से ऑडिट, जब भी किसी मशीन पे, वो भी पर्टिकुलर मशीन पे, जिस मशीन पे ऑब्जेक्शन किया गया है, जो टेक्निकल लोग, आप किसी भी मशीन को मैं इस मैक पे अगर प्रॉब्लम कर रहा हूँ, लैपटॉप पे प्रॉब्लम कर रहा हूं, तो आप ये नहीं कर सकते कि मुझे दूसरा मैक में कहिए कि इसमें वायरस ढूंढ के दिखाओ। अरे वायरस अगर इस मशीन में है तो मैं इसी फोन को चेक करूंगा ना, मैं दूसरे फोन को चेक करके क्या करूंगा? इसलिए बीजेपी जब ये बोलती है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो उनको वो ईवीएम मशीन देना पड़ेगा जिसमें प्रॉब्लम हो चुकी है, उसका स्पेशल ऑडिट कराया जाए,
किसी सुपर इंजीनियर से बताया जाए कि इसमें कुछ मेल फंक्शन थे या नहीं थे, और थे तो क्या रीजन थे, वो नॉर्मल टेक्निकल थे या रियली वायरस थे। क्योंकि अगर फोन में वायरस होता है तो एक फोन में वायरस होता है, इसका मतलब नहीं है कि आप दूसरा फोन दोगे और उससे बोलोगे कि इसमें चेक करें। तो इसलिए अगर प्रशांत किशोर जीते हैं तो वो अपने दम से जीते, इसका मतलब नहीं है कि आपने ईवीएम मैनिपुलेट करने का पावर नहीं है। जहां आपको मिलेगा आप कर ही सकते हो, आप ऑब्वियसली प्रशांत किशोर के खिलाफ नहीं करोगे। अब दूसरे सेगमेंट पे हम आते हैं कि ऑब्वियसली उन्होंने कैंडिडेट चेंज किया और हम इसलिए चला भी रहे हैं कि पार्टी के गुलाम, ठीक है। अच्छी बात हुई कि जनता ने यह दिखाया कि आप ऐरे गहरे को उठा के अपना कैंडिडेट बना दोगे और हम जिता देंगे, वो नहीं चलेगा। ऐसे नहीं जैसे आप सीएम बना दिए हो, किसी को भी आपको जनता ने वोट दिया था आप किसी को भी पकड़ा के सीएम बना दोगे, ऐसे भी नहीं चलेगा। आइडियली तो मैं प्रशांत किशोर के इस बात से भी एग्री नहीं करता हूं कि जब वो मोदी जी को मैसेज करते हैं कि मोदी जी आप सम्राट चौधरी को बदले। अरे मोदी जी को राज्य सरकार चलाने का पावर दिया किसने? संविधान के अकॉर्डिंग तो विधायक को दिया है। तो आइडियली ये क्वेश्चन विधायक पे जाना चाहिए, बिहार के विधायक को, अपने सम्राट चौधरी को चेंज करो नहीं तो तुम सब हारोगे। तो आपका इस पे क्या कहना है कि ये मैसेजिंग हम कब कैसे नेता बदलेंगे कि वो पार्टी कमांड पे नहीं विधायक और एमपी पे बात करें? देखिए प्रशांत किशोर जी हमसे, आपसे और बाकी नॉर्मल लोग से ज्यादा समझदार तो जरूर हैं। तो इनको भी ये चीज पता है कि जो स्टेट की सरकार जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र सरकार नहीं है। जहां भी बीजेपी की जहां भी स्टेट में सरकार है या कांग्रेस की भी जहां भी स्टेट में सरकार है, उनका आला कमान हमेशा दिल्ली में ही रहता है और अकॉर्डिंग टू दिल्ली के हिसाब से ही वहां का स्टेट का इलेक्शंस और सरकार चलती है। तो ये बात कहना कि जो आप ना यहाँ के एमएलए को कहिए जो सम्राट चौधरी को हटा दे, तो मुझे ये भी बताइए किस एमएलए ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया? कोई एमएलए तो नहीं मुख्यमंत्री बनाया। वो तो दिशा निर्देश कहां से था? मोदी सरकार के कैबिनेट से था और वहां के जो लोग निर्णायक भूमिका में रहते हैं वो निर्णय करते हैं, चाहे वो अमित शाह हो या मोदी जी हो। तो ये बात बिल्कुल भी जायज है कि अगर आप मोदी जी से कहा जाए या अमित शाह जी से कहा जाए जो आप यहाँ की सरकार को ऐसे लोग क्यों आप दिए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री आप क्यों दिए हैं, ये तो वैलिड पॉइंट है। जहां तक बात रही कि जो ईवीएम में जिस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आप भी समझते हैं ये टेक्निकल इशू है, सॉफ्टवेयर का इशू है। तो ये इस तरह से सरकार अपने आप पे पल्ला झाड़ लेती है, जो प्रॉब्लम इस सिस्टम में है लेकिन आपको इंस्पेक्शन के लिए दूसरा सिस्टम देंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जिस भी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आता है, हम लोग आईटी युग में जी रहे हैं, राइट। उसमें जिस भी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, इन्वेस्टिगेशन उस सिस्टम पे होना चाहिए, तब जाकर उसका रूट का पता चलेगा। लेकिन सरकार यह चीज कभी नहीं चाहेगी। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। आपको क्या नहीं पता कि जो बंगाल में जो इलेक्शन हुए, इलेक्शंस के तुरंत बाद, चाहे वो सरकार बनने के तुरंत बाद, वो सारे के सारे ईवीएम मशीन जल क्यों गए? आज हम लोग टैक्स फाइल करते हैं तो सरकार आपको कहती है कि 10 साल तक आपका ऑडिट हो सकता है, कभी भी हो सकता है, आप पेनलाइज हो सकते हैं। आप बताइए जहां पे सरकार बनी है 4 महीना भी नहीं हुआ, वहां के सारे ईवीएम मशीन जल जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर फ्लोर पर। तो क्या ये जुगाड़ तंत्र नहीं है? तो ये जुगाड़ तंत्र तो है। ये पूरी की पूरी जुगाड़ उस जगह पे सरकार से नहीं चल पाती है जहां पर जनता का वेव जो है, जनता का मूड जो है वो कंप्लीटली चेंज है। तो बांकीपुर इस तरह का एक आंधी वाला जगह था, आंधी वाला समय था, जहां पर लोगों ने बीजेपी से अलग हटकर जनसुराज को वोट किया। तो उस जगह पे आप अगर सिस्टम से भी कुछ कर भी पाएंगे तो भी ऑन ग्राउंड तो दिख रहा है ना, ऑन ग्राउंड जितने समर्थन जनसुराज पार्टी को मिल रहा है, अगर उसका परिणाम अगर उल्टा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। वैसे भी बीजेपी के लिए अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं देश के अंदर और सरकार के अंदर। उन्होंने काफी ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे लोग परेशान हैं, युवा परेशान है, जनता परेशान है, किसान परेशान है, खिलाड़ी परेशान, सारे लोग लगभग परेशान है उनसे। तो लोगों ने मोस्टली, अगर मैं कहूं तो अपर कास्ट के लोगों ने इस बार, मुझे ऐसा मानने में आ रहा है कि जो अपर कास्ट के लोगों ने जनसुराज की तरफ शिफ्ट किया है ये। और दूसरा एक और चीज अगर आप देखेंगे तो आरजेडी का भी वोट शेयर जो है वो जनसुराज की तरफ शिफ्ट हुआ है। लोगों ने किस आधार पे चुना है, ये सबसे बड़ा सवाल इस चीज पे निर्भर करता है कि बांकीपुर का जो ज्योग्राफी है, जो वहां का जो ज्योग्राफी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो युवा की संख्या वहां पे बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स की संख्या वहां पर बहुत ज्यादा है। तो इन्फ्लुएंसिव लेवल में अगर आप देखेंगे तो 18 से लेकर 30 साल तक के लोगों में प्रशांत किशोर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है। बाद बाकी जो बीजेपी का जो कोर वोटर्स है, मैं अभी भी मानता हूं बीजेपी का कोर वोटर्स अभी भी बीजेपी के साइड में गया है। चाहे आप किसी भी तरह का कैंडिडेट दे दीजिए, उनको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं तो जैसा कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट है, आपको क्या लगता है कि 30,000 वोट वो कैंडिडेट ला पाने लायक है? बिल्कुल ला पाने लायक नहीं है।
हाँ, मैं चलिए, मैं जाति का तो मैं ये मानता हूं कि जाति जैसे मीडिया पढ़ाती है उसी तरह हमें भी नहीं पढ़ाना चाहिए। आइडियली मेरे अंदाज से प्रशांत किशोर को सबने वोट दिया, जो बिल्कुल। पार्टी के गुलाम नहीं है, जैसे सांसद पार्टी के गुलाम है। जब लोग बड़े शान से बोलते हैं हम तो शुरू से बीजेपी को वोट करते रहते हैं। अरे आप बीजेपी को वोट नहीं करते, आप बीजेपी के गुलाम हो, आप डेमोक्रेसी में तो रहते ही नहीं हो। जब आपका किसी कैंडिडेट को सिलेक्शन करने का ये तरीका है कि मैं बीजेपी को हमेशा वोट करता हूं तो मैं बीजेपी को करूंगा, आप आइडियली जनतंत्र में रहते ही नहीं हो। ठीक है, आप वोट ही क्यों करने जाते हो? आप घर बैठो आराम से, क्योंकि आप तो डेमोक्रेसी में रहते नहीं हो। जैसे सांसद को गुलाम बनाया गया, ऐसे ही आपकी मानसिकता को भी गुलाम बनाया गया। ये हो सकता है कि हाँ, आपको कैंडिडेट दिया गया हो और आप इतने सालों से एक बीजेपी को दे रहे हैं, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि मैं हमेशा बीजेपी को देता हूं, इसलिए देता हूं। ये तो आप अपने ही लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो। तो ये तो पहला बोलना बंद होना। और दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट दिया या लोअर कास्ट दिया, क्योंकि आइडियली सबने दिया। वो उन सब लोग ने दिया जो डेमोक्रेसी को समझते हैं कि भैया हमको नेता चूज करना होता है, हमें गुलामी नहीं करना है। वो सभी लोग मूव हुए। तो मेरे अंदाज से जो मूव नहीं हुए, और इसलिए नहीं मूव हुए कि उनको लगता है कि ओ मैं हमेशा ही नहीं करता, वो तो गुलाम है। मैं तो सिंपल लीडर टैंक में यही बोलना चाहता हूँ, वो गुलाम है। जैसे सांसद को गुलाम रखा गया, ऐसे ही वो जनता भी गुलाम हो गई है। उनके पास दिमाग नहीं है, उनको डेमोक्रेसी समझ में नहीं आता। वो तो बस वो कहते हैं ना कि बीजेपी जीत रही है तो मैं भी मोदी मोदी कर लूं। आई थिंक वो ये ना वो समझना चाहते हैं कि मोदी कर क्या रहे हैं और हम क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी को भी आप समर्थन कीजिए, आप ये मत बोलिए कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं इसलिए नहीं। आप कैंडिडेट देखिए, आपको पसंद आता आप दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप ये ना बोलिए कि हम, और मेरे अंदाज से प्रशांत किशोर को तो सबने दिया है। जिन आदमियों को डेमोक्रेसी समझ में आती है, उनको समझ में आता है कि हमें नेता चूज करने का है अधिकार, उन सब लोगों ने दिया। जिनको चाहे वो अपर हो या लोअर हो, है ना, जिनको ये भी दिमाग नहीं है कि हमारी डेमोक्रेसी क्या है, वही लगता है कि हो सकता है कि अटक गए हों। अगर कोई और रीजन हो तो अच्छी बात है। नहीं, देखिए हमारे देश में बिहार जैसे स्टेट में जाति एक मुद्दा होता है। भले हम और आप इस चीज को नहीं माने, पढ़े लिखे समाज आजकल जो भी नए लोग आ रहे हैं ना, इस चीज को नहीं मान रहे, लेकिन एक जाति बहुत बड़ा फैक्टर इलेक्शन में होता है। धीरे धीरे खत्म होगा, वो अलग बात है। जहां तक प्रशांत किशोर जी की बात है, वो सारे लोगों ने वोट करी है जिनको अपने लोकतंत्र के ऊपर, जिनको अपना प्रतिनिधित्व बढ़िया करने के लिए जो बंदा चाहिए, जो अच्छा कैंडिडेट चाहिए, तार्किक रूप से जो अच्छा कैंडिडेट चाहिए, उनको उन लोगों ने वोट किया है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अभी भी हमारे समाज में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो अभी भी इस खुशी में है, जो हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को हमेशा वोट करते रहेंगे चाहे आप जो करें। तो ऐसे भी लोग हैं जिसके वजह से हमारे डेमोक्रेसी का ये हाल है। बट खुशी की बात है जो इस बार ये चीज उलट गया और वांकेपुर में ऐतिहासिक जीत हुई है। 20,000 से जीतना, वो भी जिसको कहते हैं कि जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वो भी वीआईपी सीट पर, जहां पे हमारा बीजेपी का अध्यक्ष का सीट है, वहां पर एक नई पार्टी को अचानक से आ जाना, ये एक सही में चमत्कार से नीचे कुछ नहीं है। इसको आप चमत्कार ही कह सकते हैं। मैं तो गढ़ भी नहीं मानता, ये तो बीजेपी का और मीडिया का प्रोपेगेंडा है। मैं इसलिए बोलता हूँ जातिवाद की बात, क्योंकि यही मीडिया करती है। जब वो बांकीपुर की बात करती है तो वो सीधे कास्ट से शुरू करती है। वो डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते कि उस एमएलए ने कितने बार विधानसभा में बोला, क्या प्रॉब्लम उठाई। सबसे इजी चीज है जो कास्ट को देखना, और फिर जनता को ब्लेम करती है कि आप कास्ट नहीं भूलते। अरे आप नहीं भूलने देते हो, ठीक है। जब आप इलेक्शन होने के बाद भी आप सर्वे देखिएगा तो सबसे पहले वो कास्ट का ही क्वेश्चन बताते हैं, वो काम का तो बताते ही नहीं। प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं वो तो बताते ही नहीं है। उनको ये लगता है कि लोग किल कास्ट पे वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग गुलाम हैं पार्टी के, ठीक है, उनकी दिमाग ही डेमोक्रेसी से उठ गई है, और हमारा काम है उनको समझाना, भैया आप डेमोक्रेसी में रहते हो, अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो और आप गुलामी करना चाहते हो तब कर सकते हो। लोग तो ब्रिटिश का भी गुलामी करते थे, तो सिमिलरली जैसे ब्रिटिश राज गया, अगर आप पार्टी राज का गुलामी करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि ब्रिटिश के सभी लोग मतलब एंगेस्ट ही थे, वो मारते थे तो भी वो ब्रिटिश के साथ ही रहते थे। बहुत लोग नौकरी करते थे। तो ऐसा है कि अगर आपको गुलामी में रहना चाहते हो, गुलामी मानसिकता में रहना चाहते हो तो अलग बात है, पर डेमोक्रेसी है। आप जिसको भी समर्थन कीजिए, चाहे बीजेपी को कीजिए, बीजेपी कैंडिडेट को कीजिए, या किसी को भी कीजिए, कैंडिडेट देख के कीजिए। यही हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा तो यही आस्क है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा चीज है और लोगों ने इस चीज में पहल भी शुरू कर दिया है। जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया से पहले हमारी राजनीतिक पार्टियां आती है जो अपना कैंडिडेट का नाम अनाउंस करती है। आप सोच के मुझे बता दीजिए, आज से पहले या इस सिलेक्शन से पहले ऐसे कौन सी पार्टियां थी जो जातीय समीकरण देखकर उसको नजरअंदाज करके कोई कैंडिडेट को खड़ा किया?
कभी ऐसा नहीं होता था। आप सिंगल एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं अगर अगर मैं इसी बात पे रोकूं, है ना, तो आरजेडी ने रेखा गुप्ता को क्यों वोट दिया? ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है, या किसी भी पार्टी ने वोट, मैं मानता हूं कि जो जीत जाते हैं, जैसे प्रशांत किशोर ही बोलते हैं, राइट, मोदी के जाति के लोग कितने रहते हैं, ये केवल पार्टियों का है कि पार्टी को अगर लगता है कि मेरी जाति अगर ज्यादा मजबूत है तो जाति हाईलाइट करेगी। आप तेजस्वी यादव का यादव टाइटल है, उनको पता है कि यादव टाइटल से उनको फायदा होएगा, तो वो हाईलाइट करते हैं, वो अपना काम करते हैं, क्योंकि उनका काम पॉलिटिक्स करना है, उनका काम जीतना है। मैं तो केवल मीडिया पे ब्लेम करता हूं, तुम्हारा काम नहीं है ना जीतना इलेक्शन, तुम क्यों हाईलाइट करते हो? ये जब मीडिया जब जनता के लिए बात करेगी तभी तो वो एक्चुअल बात बताएगी। मीडिया तो उस सरकार के लिए काम करती है जहां से उनको स्पॉन्सरशिप मिलता है। जिस मीडिया को सरकार से पैसे मिलते हैं, हमारा काम उन्हीं को एक्सपोज करना है। क्योंकि जब आप बांकीपुर जाते हैं तो आप ये पूछे कि उस विधायक ने विधानसभा में कितने क्वेश्चन पूछे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, क्या डेवलपमेंट किए, नहीं, सारा छोड़ करके सबसे पहले पूछते हैं इस विधानसभा में बीजेपी का गढ़ है, इतने परसेंट ये कास्ट के लोग रहते हैं, इतने परसेंट ये कास्ट के रहते हैं। आप जनता को बस यही कहते हो कि कास्ट याद रखो, काम तो भूल जाओ। और हम लीडर टैंक में यही मकसद करते हैं, ये बेवकूफी बनाई जा रही है। आप गुलामी में नहीं रहते, ना बीजेपी के गुलामी में रहते हो, ना आरजेडी के गुलामी में रहते हो। आप उनके नेता को देखो, आपको पसंद आता है, आप उनको वोट दो। और ये मीडिया जब आपको कहती है ना, उनको कहो मीडिया को कि पहले काम की बात करो, कि विधानसभा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, मुझे पहले ये बताओ। तुम ये बताते नहीं हो, मुझे कास्ट आके बताते हो कि कितना परसेंटेज है। तो मेरा ऑब्जेक्शन यही है कि हमारा काम एज ए प्लेटफॉर्म समझाना जनता को, कि मीडिया आपको ये समझाती है, लेकिन आपको डेमोक्रेसी कैसे समझनी है, आपको वहां जाने की कोशिश करना है। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे और समझोगे ही नहीं तो आप पहुंचोगे कैसे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस चीज में मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आज का जो युवा है, आज के जो लोग हैं, धीरे धीरे इस चीज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। वो भी आज सवाल पूछना चालू किए हैं। लोगों को भी समझ में आ गया, जो विधायक 30 साल से रह के वहां का नाली रोड नहीं बनवा सका, तो फिर उस विधायक को चुनने से क्या फायदा, चाहे वो कोई भी हो, अध्यक्ष का सीट हो या कोई भी सीट हो। तो जो विधायक काम नहीं किया तो फिर वो आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद बिहार सरकार के ऊपर कई सारे ऐसे दावे लगे हैं जिसमें लोगों ने उन चीज से थोड़ा नाराज होकर भी जनसुराज को वोट किया और किसी और पार्टी को वोट किया। देश में भी हमारे सेंट्रल की सरकार से लोग नाराज थे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, लेकिन चलिए बहुत अच्छा रहा कि जो एक नई पार्टी और नई सोच वाली पार्टी, लोग बांकीपुर से उनको जिताया, और बहुत अच्छा रहेगा, देखिए आगे चल के क्या होता है। लेकिन एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो विधानसभा में हमारा अपोजिशन काफी स्ट्रांग हो गया। अब जो आप चाहेंगे, या किसी तरह का जो गमछा देख के आप गोली मारो, या पगड़ी देख के गोली मारो, या जाति पूछ के आप गोली मारो, इस तरह का स्टेटमेंट देने से पहले मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा, वो संभल कर बोलना पड़ेगा। नहीं, मुझे लगता है विपक्ष तो पहले ही मजबूत था। जिस दिन से प्रशांत किशोर मार्केट में आ गए थे, है ना, बिहार में, तभी से विपक्ष मजबूत था। यह अलग बात है कि एक सीट से क्या होगा, यही होगा कि विधानसभा के फ्लोर पे आप कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करा सकते हो। विपक्ष तो मजबूत ही था, है ना, क्योंकि पहले अगर बांकीपुर में भी अगर ये जनता ने अगर शिफ्ट किया है तो वो इसलिए किया है कि पहले का विपक्ष जो है वो क्या था, इसलिए उनके पास चॉइस नहीं था। आज उनको एक चॉइस मिला है तो वो शिफ्ट कर गए। और सिमिलरली हर जनता, हर एमएलए, जो बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के, उनको पता है कि आज अल्टरनेट है, आपको काम करना पड़ेगा। और जब बांकीपुर के लोग शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, तो सारी बिहार भी शिफ्ट कर सकती है। अब वो एरा जाने वाला है, जैसे प्रशांत किशोर बोलते हैं कि वो एरा जाने वाला है कि तुम केवल किसी का डर दिखाओ और हमको वोट लो। वो चला गया जमाना, आपको अब काम करके दिखाना ही पड़ेगा, और हमारा यही मकसद है। और दूसरा, मैं जेनजी से अपील करना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए। एजुकेशन के लिए तो मैं क्या कहूं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, मेनली आपने अकाउंटेबल किया गवर्नमेंट को। और यही है जो हमारा मकसद है, कि जो डेमोक्रेसी है, अगर लोगों को लीडर चूज करना है तो डायरेक्टली हमें लीडर चूज करने का पावर दिया जाए, है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो। क्योंकि वो नाम मात्र के लोग क्यों बैठे हुए हैं, डायरेक्टली किसी आदमी को तो चूज करने का दिया जाए। अगर ये लगता है कि नहीं, हमें डायरेक्ट लीडर चूज करना जो है ज्यादा रिस्की है, तो फिर विधायक को चूज करने के लिए आपको प्रोवोक करना पड़ेगा कि आप अपने विधायक को चूज करो, और विधायक को मजबूर करो कि 6 महीने में आकर उनको हिसाब देना पड़ेगा अपने एरिया में आके सारे कैंडिडेट के सामने में, कि उन्होंने 6 महीने में क्या काम किया, क्या विधानसभा में प्रॉब्लम उठाए, क्या पार्लियामेंट में प्रॉब्लम उठाए। अदरवाइज
ये डेमोक्रेसी जो है ये किल कर देंगे सारी पार्टी राज मिलकर के। और मैं तो इनको ब्रिटिश राज से ही कंपेयर करता हूँ। ब्रिटिश राज में भी हुक्मरान जो है यूके से बैठ के चलाते थे और कुछ बिजनेसमैन चलाते थे। एंड आई थिंक इस पार्टी राज में भी यही हो गया। कुछ लोग चले हुए हैं, उनको चंदा की इतनी जरूरत पड़ती है कि वो पूरे बाइस्ड है, जनता की तो बात ही नहीं होती। तो मेरे अंदाज से शायद नेक्स्ट आंदोलन यही होना चाहिए कि भी अपने विधायक और सांसद को अकाउंटेबल करो, अदरवाइज ये डेमोक्रेसी जो है किल कर देंगे ये लोग मिलकर। बिल्कुल, जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, लोगों में समझ आने लगेगी, जनतंत्र को, लोकतंत्र को समझने लगेंगे, तब जाकर वो अकाउंटेबल ठहराना चालू करेंगे। आखिर ये शुरुआत हो चुकी है। आजकल का जेन जी को आप जो है ना बरगला नहीं सकते। तो इसकी शुरुआत काफी अच्छी तरीके से हो चुकी है और लोग मैं ये भी मानता हूं कि एजुकेशन, जब लोग एजुकेशन नॉर्मल बोलते हैं, एजुकेशन एवरीथिंग नहीं है। आप साइंस पढ़ते हो वो साइंस का एजुकेशन है, डेमोक्रेसी की एजुकेशन अलग है। और डेमोक्रेसी की एजुकेशन को नॉर्मल एजुकेशन, हमारे अभी बड़े बड़े लोग जो है ना माकीपुर में देखेगा, मैं तो बीजेपी से वोट देता हूं इसलिए देता रहूंगा, ये कौन सी डेमोक्रेसी उनको पढ़ाई गई है? लोगों को डेमोक्रेसी पढ़ाई नहीं गई है। नहीं, वो डेमोक्रेसी की एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वे ऑफ थिंकिंग की बात अगर की जाए तो जिनके पास थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, जो तार्किक तरीके से सोच सकते हैं, मैं इस लेवल की एजुकेशन की बात कर रहा हूँ जहां पे प्राइमरी एजुकेशन से एक मुद्दा होना चाहिए। जैसे आज के लोग, जिस लोग से भी आप पूछिएगा, जो मैं बीजेपी को वोट देते आया हूं और देते रहूंगा, दिस स्टेटमेंट्स ओनली स्टेट्स दैट कि आपके पास सोचने के लिए कोई तर्क नहीं है। नहीं, बेसिकली वो नहीं है। मैं तो ये नहीं कहूंगा सोचने का तर्क नहीं है, उनको गुलामी में रहने का आदत है। आई थिंक वी शुड बी फ्रैंक। जब वो कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता, तो हम भी यही कहेंगे कि आप गुलामी में रह रहे हो। जो आप इस मानसिकता से आते हो कि हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है ना, मोदी करना है या किसी को भी करना है या राहुल करना है, इसका मतलब आप गुलामी में जीना चाहते हो, यही इसका मतलब है। तो जब कोई भी आदमी कहता है कि हम सालों से इस पार्टी को समर्थन करते आ रहे हैं और हम इन्हीं को वोट देते रहेंगे, तो मेरे अंदाज से वो गुलामी में रह रहे हैं। ये चीज ईवीएम वाला जो सवाल है ना, ये टेक्निकल सवाल है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है। लोगों को ये नहीं पता जो इसमें प्रॉब्लम्स होता कहाँ है। आज भी आप गांव में बोल देंगे जो मैं इंडिया में बैठ के अमेरिका के लिए काम कर रहा हूँ, अमेरिका में बैठ के इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ, तो लोगों को हजम नहीं होता। तो यही प्रॉब्लम्स है ना लोगों में। क्वेश्चन ये, मेरे अंदर से क्वेश्चन ये नहीं है कि ईवीएम को गांव को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि चुनाव आयुक्त को समझ में नहीं आता, ये सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आता, ये मीडिया को नहीं समझ में आता, जो बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट बोलते रहते हैं कि अरे लोगों को तो बुलाया गया था सबूत देने के लिए। अरे मेरे फोन में, अगर इस फोन में हैकिंग हुआ है तो दूसरे फोन से मुझे हैकिंग बता सकते हो कि मेरे फोन में कैसे हैकिंग हुआ है? तो आप जो बेवकूफ बनाते हो, इतनी एक्सपर्ट की बात मैं कर रहा हूं, मैं गांव वालों की बात नहीं कर रहा हूं। गांव वाले को तो कल डेमोक्रेसी समझा दीजिए, वो बेचारे अपना खाना कमाएंगे कि आप टेक्नोलॉजी समझेंगे। राइट नहीं, उनको मीडिया वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको तो पता होता है, सब चीज पता होता है। ऐसा नहीं है कोई चीज पता नहीं होता, सब चीज पता होता है। स्पॉन्सर्ड लोग जो है ना, उस चीज को आप हाईलाइट नहीं होने देंगे, ये प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को पता होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से स्पॉन्सर्ड होते हैं तो उस चीज को हाईलाइट नहीं करेंगे। नहीं तो आप ही सोचिए ना, किसी भी मेन न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए आज हमारी मीडिया तुरंत छोटे से न्यूज को उठा के डाइवर्ट कर देती है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको एक लड़की जो जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री जी को गाली देते हुए पकड़ी गई, जो बताया गया, उसके ऊपर केस हो गया। एक और लड़की है रिद्धिमा शर्मा, जो पिछले 100 दिन से वो लड़की गांधी जी को गाली दे रही है, वो लड़की जवाहरलाल नेहरू को गाली दे रही है, एकदम ओपनली गाली दे रही है। उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो बीजेपी के समर्थन में बहुत सारी बातें बोल चुकी है। तो जहां पे हमारा लोकतंत्र है, जहां पे हमारा डेमोक्रेसी का ये सिचुएशन है, हमारी पुलिस और शासन इस लेवल तक चलती है, जो अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ नहीं करो, अपोजिशन में तो उसके ऊपर आप केस। तो इस सिचुएशन में आपको पता है आज की स्थिति में उस लड़की के घर हर दूसरे दिन पुलिस आ रही है, हर दिन पुलिस आ रही है उस लड़की का। सोच के देखिए एक 15 साल की लड़की पर क्या बीतता होगा, जिन्होंने ओपनली पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी से माफी मांगी और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया जो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है। आज उस लड़की के घर पर जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है ना, वो शायद ही कोई लड़की या कोई आदमी उस चीज को बर्दाश्त करेगा। लेकिन ऐसे लोग कई हैं जो भाजपा के अंदर हैं। आपको नहीं पता, भाजपा में बहुत सारे एमएलए हैं, विधायक हैं, जो ऑन कैमरा दूसरे पार्टी के लोगों को गाली गलौज करते हैं। क्या उन पर क्या हुआ? आज तक प्रधानमंत्री जी पर क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी के साथ मैं इस चीज को कट शॉर्ट करके यही बोलता हूं, ये सारे प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको डेमोक्रेसी में दिया गया है।
ठीक है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम मोदी जी से कल पूछते हैं जबकि हमें पूछना चाहिए अपने एमपी से, क्योंकि हमारे संविधान में हमने एमपी को वोट दिया, किसी ने मोदी को वोट नहीं दिया, और शायद हमें यही बेवकूफ बनाया गया। देखिए मीडिया क्यों करती है वो तो सबको समझ में आता है, लेकिन हम लीडर टैंक में यही प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि जब नेता 6 महीने में जनता के सामने आएंगे तो जनता क्वेश्चन पूछेगी, है ना। जो अपोजिशन के लोग कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे ही, और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो ये चीजें एक्सपोज होंगे ही। अभी क्या हुआ है कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो चलाते हैं, उनके पास लिमिटेड टाइम है, वो अपना प्रोपेगेंडा चला पाते हैं, पर हम डेमोक्रेसी में हमने अपने नेता को वोट दिया है। जब नेता हर 6 महीने में आपके यहाँ आएंगे तो कोई ना कोई रीजनेबल आदमी होगा ही जो क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्वेश्चन पूछेगा रीजनेबल तो वो जनता को समझ में भी आएगा। बड़े मीडिया हाउस को और पार्टी को बस मोदी और राहुल करने में मजा आता है, उनको वो इजी भी लगता है, जनता को इजी समझा भी सकते हैं। हम आपको डिफिकल्ट चीजें समझा रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी में आप मोदी को वोट नहीं देते हैं, आप अपने एमपी को वोट देते हैं। तो चाहे पुलिस आज उसको तंग कर रही हो या कल आपको डंडे मार रही हो, वो लड़की को तो फिर भी ये है कि इतनी बड़ी है, उनके पास सपोर्ट बेस है, लोग बात भी कर रहे हैं। आपको तो डंडे मारेगी तो पुलिस पूछने भी नहीं आती। प्रशांत किशोर को देख लीजिए, वहां जाके बैठने के बाद उनको पुलिस होम मिनिस्टर को जवाब नहीं देता कि भैया 50 लोगों का आपने उठा लिया, तो क्यों उठा लिया, कितने लोगों को उठा लिया, ये कैसी डेमोक्रेसी है। तो हम उसी डेमोक्रेसी को वापस लाना चाहते हैं। अगर जो विधायक इन क्वेश्चनों को न पूछने के लिए तैयार हो, आप उनको वोट ना दे। बीजेपी के नाम पे तो गुलामी करना बंद ही कीजिए, ठीक है, चाहे कांग्रेस के नाम पे। आप अपने नेता को पूछिए, और नेता जवाब देने के लिए नहीं आते तो वोट देना उनको बंद कीजिए, नए आदमी को वोट दीजिए। कुछ दिन में ही नेता समझ जाएंगे कि भैया डेमोक्रेसी अब आ चुकी है। और जैन जी, आपके पास ये कैपेबिलिटी है, अभी ऑलरेडी मोमेंटम बन चुका है। आप इस डेमोक्रेसी को जो अकाउंटेबल करके आपने एजुकेशन मिनिस्टर का डिजिग्नेशन लिया, उसी तरह आप सारे एमएलए और एमपी को अकाउंटेबल करने का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, यही सबसे अच्छी बात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% इस चीज़ से सहमत हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि जो प्रशांत जी को थाना पे जाने के बावजूद भी वहाँ का जो थानाध्यक्ष दरोगा था, उन्होंने ये तक नहीं बताया जो उनके आदमी को डिटेन करके रखा कहाँ है। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का प्रेशर गवर्नमेंट्स के ऊपर से है। और ऐसे लोगों के सामने में प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति जो उनके सामने में लगभग बोल दिए तो बहुत बड़ा बिहार का एक तबका उनके साथ खड़ा है। ऐसे व्यक्ति के लिए भी पुलिस तंत्र जो है, भाजपा का जो तंत्र है, वो सुन नहीं पा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो फिर आम आदमी का क्या होगा। तो ये आप सही कह रहे हैं कि जो हमारे देश को भी अब सोचना पड़ेगा, जो आप सब चीज से ऊपर उठकर आप जिसको वोट कर रहे हैं उसको पकड़िए, ना कि प्रधानमंत्री को, ना कि मुख्यमंत्री को। आपके लिए एमएलए है, आपके लिए एमपी है, जिसको आप वोट करते हैं, तो आपके प्रॉब्लम के लिए वही जिम्मेदार होना चाहिए। एंड लेट्स मेक इट अकाउंटेबल। और ये बहुत अच्छा चीज है कि जैन जी ने अब इस चीज को पूरा बढ़िया से एक पैटर्न दे दिया है। देन एवरीबडी हैज टू मेक इट अकाउंटेबल फॉर द एमएलए और एमपी। हाँ, ये सबसे बड़ी शुरुआत है, क्योंकि आप चाहे प्रशांत किशोर को आंसर नहीं देते, भरत तिवारी का आज तक नहीं दिखा कि वो एनकाउंटर हुआ कैसे। जब आज के वीडियो कैमरा युग में जब पुलिस उस वीडियो को प्रूफ नहीं लाती है कि वो क्या हुआ था उस जगह पे जब गोली चली थी, है ना, जब गोली लगा उसको, तो इसका मतलब साफ है कि पुलिस ने एनकाउंटर किया। जब एक आदमी का एनकाउंटर किया जा सकता है, प्रशांत किशोर को मीडिया के सामने पूछने पे जवाब नहीं दिया जा सकता, तो हम और आपको कौन देगा। तो यही हमारा टाइम है कि हम अकाउंटेबल रखें और अपने एमएलए और एमपी को मजबूर करें कि आपको 6 महीने में आके उन सारे कैंडिडेट जो उस जगह के इलेक्शन लड़ते हैं उनका आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ईवीएम की क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, जब कोई नेता उसको पूछेगा वहां का लोकल लीडर, तो ही आप जान पाइएगा। और अगर वो नेता पूछने की कैपेबिलिटी रखता है तो आप उनको विधानसभा भेजिए, क्योंकि जो आज वहां के कैंडिडेट से पूछ सकता है क्वेश्चन, वो पार्लियामेंट में भी पूछ सकता है। तो आपको उन लोगों को प्रमोट करना है जो क्वेश्चन पूछना जानते हैं। आपने गुलाम लोग भेजना शुरू किए हैं और आप भी गुलामी में रहना बंद कीजिए, यही हमारा कामना है। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।